नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड सेमेस्टर 3 छठा पाठ है रामधारी सिंह दिनकर और इनकी कविता है कुरुक्षेत्र, जो एक खंड काव्य है जो महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। क्योंकि आज विश्व युद्ध के हालात बन गए हैं, उसमें शांति की आवश्यकता है, तो उसके ऊपर उन्होंने कुरुक्षेत्र लिखी है। पहले हम रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। पिता एक साधारण किसान थे और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में प्राप्त की और पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये क्या बन गए, अध्यापक बन गए थे। और इसके कुछ समय बाद ही सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये बिहार के जनसंपर्क विभाग में चले गए। कुछ समय बाद संपर्क निदेशक नियुक्त हुए। 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इसके उपरांत कुछ समय तक भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे और 1965 ईस्वी में ये केंद्र सरकार के हिंदी सलाहकार पद पर नियुक्त हुए और 1974 में इनका देहांत हो गया। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी काव्य रचना है उर्वशी, इन पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कुरुक्षेत्र जो महाभारत के शांति परक से ली गई, जिसका हम सलार्थ करेंगे। और रश्मि रथी महाभारत के जो कर्ण था, कर्ण के ऊपर जो उपेक्षित था, यानी कि उसकी कोई आदर नहीं करता क्योंकि वह शूद्र जाति से था, इसीलिए कर्ण का वर्णन किया गया है। और रेणुका दवंद गीत हुंकार में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। परशुराम की परीक्षा भारत और चाइना का विश्व युद्ध हुआ था 1962 का, उसका वर्णन किया गया है। सामदेनी, धूप छाँव, रसवंती इनकी काव्य रचनाएँ हैं। इनके निबंध भी लिखे हैं जो गद्य हैं। कौन कौन से हैं? अर्धनारीश्वर, मिट्टी के और रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय इनका संस्कृति और दर्शन से संबंधित है। भारतीय संस्कृति की एकता और राष्ट्रीय संस्कृति की कहानी, रेखा चित्र है, वट पीपल है, आलोचना है, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज। और यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, मेरी यात्राएं और देश विदेश। इनने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय पर 1959 में, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर 1972 में मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार इनकी साहित्यिक सेवाओं के उपरांत भारत सरकार ने प्रदान किया है। इनकी साहित्यिक विशेषता है ये छायावाद, जब छायावाद चल रहा था 18 से लेकर 36 तक, उसके विपरीत इन्होंने राष्ट्रीय चेतना का स्वर है। इनकी कविताओं में क्या है? राष्ट्रीय चेतना है। एक तरफ तो छायावादी कुछ कविताएं लिखी, तो दूसरी तरफ इन्होंने राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति की कविताएं लिखी हैं। और इस प्रकार इनकी कविताओं में ओज गुण का भंडार भरा हुआ है। राष्ट्र प्रेम, नवयुवकों में राष्ट्र प्रेम की भावना भरी है। क्रांति का, विद्रोह का स्वर भी सुनाई देता है। इसकी पहली साहित्यिक विशेषता है राष्ट्रीय भावना। तो दिनकर जी की प्रारंभिक काव्य रचनाओं में राष्ट्रीय भावना के स्वर सुनाई देते हैं। रेणुका दिनकर जी की प्रारंभिक करती है। इसमें कवि भारत की राजधानी दिल्ली को विधवा के रूप में देखता है। दिल्ली की दीनहीन दशा को दिखाकर कवि राष्ट्र जीवन पर प्रकाश डालता है। आगे चलकर कवि की राष्ट्रीय भावना हुंकार में बल प्राप्त हुआ है और वह अंग्रेजी राज्य के प्रति विद्रोह भाव को प्रदर्शित करने लगा है। दिल्ली शीर्षक कविता में कवि ओजपूर्ण शैली में लिखता, प्रश्न चिन्ह भारत के बल की पहचान है, दिल्ली राजपुरी भारत का अपमान है। यानी दिनकर ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में बार बार देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हैं। किसका कारण यह कि अंग्रेज शासकों को भारतवासियों पर अत्याचार करते हुए
अपनी आँखों से देखा था उन्होंने। 1929 के बारदौली सत्याग्रह के अवसर पर कवि ने देश के जवानों को यदि राजहंस कहा है तो गोरी पलटन के बधिक शिकारी का, अंग्रेज़ों को क्या कहा है, बधिक या शिकारी का है। सत्याग्रहियों के प्रति उन्होंने फूल अर्पित किए हैं। दिनकर जी ने गांधी और उसके सत्याग्रह का पूर्ण समर्थन किया, लोगों को प्रेरित करते हुए लिखते हैं कि जाग रहे हैं, क्या है, जाग रहे हैं ऋषि राज, आज हम इन तीखे आहनों से बनता है इतिहास देश का, इन भीषण बलिदानों से। ये कहा है। अगला प्रगतिवादी स्वर। प्रगतिवादी स्वर में क्या होता है, शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषकों पूंजीपतियों के प्रति घृणा का स्वर। तो यह प्रगतिवादी कवि मानव समाज में व्याप्त वर्ग भेद को दूर करना चाहता है, इसलिए उनकी कविता में मजदूर, सर्वहारा वर्ग, दीनहीन के प्रति सहानुभूति दिखाई पड़ती है। दिनकर जी की काव्य रचनाओं में हमें यही सवार सुनाई पड़ता है। विश्व मानवता की दीनता को देखकर कवि जमींदारों के अत्याचार और किसानों की दीनता का चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। इन पंक्तियों में कहा है, ऋण शोधन के लिए दूध घी बेच बेच कर धन जोड़ेंगे, बूंद बूंद को बेचेंगे, अपने लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। शिशु मचलेंगे दूध देखे जननी उनको बहलाएगी, मैं फाड़ूंगी हृदय लाज से आँख नहीं रो पाएंगी। इस प्रकार उन्होंने कारुणिक भाव से प्रगतिवादी स्वरों का वर्णन किया है। अगला है इनके सामाजिक विषमता को देखकर कवि की वाणी आक्रोशमयी बन जाती है। वह पूंजीपतियों के अत्याचारों का विरोध करता है और सामाजिक व्यवस्था के कारुणिक चित्र प्रस्तुत करता है। सवानों को मिलता वस्त्र, दूध भूखे बालक उकलौते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाडों की रात बिताते हैं। इस प्रकार युवती की लज्जा वसन बेच सब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी का द्रव्य बहाते हैं तो पापी महलों का इनकार देता कुछ तो तब आमंत्रण है। अगला है मानवतावादी का प्रतिपादन। दिनकर जी मूलतः एक मानवतावादी कवि हैं। उनका संपूर्ण काव्य मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत है। रश्मि रथी में कवि ने महाभारत के उपेक्षित पात्र कर्ण को काव्य रचना का प्रमुख पात्र बनाया है। इसमें कवि यह कहना चाहता है कि गुणों के आधार पर व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए, न कि वंश और जाति के आधार पर। कवि कर्ण का चित्र उद्गार करते हुए उनके मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। मैं उनका आदर्श कहीं जो वह था न खोल सकेगा, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेगा, जिनका निखिल विषयों में कोई कहीं न अपना होगा, मन के लिए उमंग जिसमें चीरकाल कल्पना होगा। और इनकी साहित्यिक प्रवृत्ति अगली श्रृंगार और प्रेम का निरूपण। यूँ तो दिनकर के काव्य में ओज वीरता के भाव सर्वत्र देखे जा सकते हैं, परंतु रश्मि रति में कवि ने वीर रस का सुंदर परिपाक किया है। लेकिन रसवंती, उर्वशी, बालिका से वधू और नारी गीत संगीत आदि रचनाओं में कवि ने श्रृंगार और माधुर्य का सुंदर चित्रण किया है। उर्वशी गीति काव्य में अपनी सरसता, सुकुमारता, सौंदर्य चित्रण के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। कवि ने नारी सौंदर्य, प्रेम विषयक अनुभूतियों का बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया है। गीत संगीत में एक उदाहरण देखिए जिसमें कवि श्रृंगार और प्रेम का वर्णन करते हुए दिखता है। दो प्रेमी हैं जहाँ एक जब बड़े सांझ आला गाता है, पहला सवर उसकी राधा को घर में यहाँ खींच लाता है, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कहीं गीत की विदना यूँ मन में गुनती है, वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा उनका अंतर है, गीत संगीत कौन सुंदर है। अगला है प्रकृति वर्णन।
छायावादी कवियों की तरह दिनकर ने भी प्रकृति को मानव के रूप में देखा और प्रकृति और मानव के बीच संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया है। अपनी रचना रेणुका में उन्होंने जो ग्राम्य जीवन का वर्णन किया वह बड़ा ही आकर्षक बन पड़ा है। इसी प्रकार कवि ने रश्मि रथी उर्वशी में प्रकृति के विभिन्न रूपों का मनोहारी चित्रण किया गया है। सवर्ण चला आहा खेतों में उतरी संध्या श्याम परी ही रोमंथन करती गाय आ रही है रोंदती घास हरी। घर घर में उठ रहा धुआं जलते चूल्हे बारी बारी चौपालों में कर्षक बैठ गाते कहें भटके बनवारी। इस प्रकार उन्होंने ग्रामीण का वर्णन किया है। वस्तु स्थिति का वर्णन करने के लिए वातावरण का निर्माण करने के लिए भी कवि ने अनेक बार प्रकृति का उपयोग किया है। वे आलम्बन रूप में तो कहीं मानवीकरण रूप में प्रकृति का वर्णन करते हैं। एक सतल पर उषा को अभिमानी नायिका के रूप में प्रस्तुत किया। कंचन थाल सजा के सौरभ से फूलों की रानी अलसाई सी चली अहो करने किसकी आगवानी। और नारी भावना दिनकर ने अपनी कविताओं में नारी के विभिन्न रूपों का सशक्त वर्णन किया है। वे नारी को शक्ति रूप में अबला और आधुनिक रूप में माया प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अपनी काव्य रचना रेणुका में उन्होंने नारी के अबला रूप का वर्णन किया। रसवंती में उन्हें अद्वितीय सुंदरी के रूप में प्रस्तुत किया है। उर्वशी में यदि उर्वशी एक अप्सरा के रूप में चित्रित की गई है तो ओष्नेरी एक कुलवधू के रूप में प्रस्तुत की गई है। उर्वशी में ही एक सुकन्या कुलवधू का एक उदाहरण है, यानी कि नारी का एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है जो अपनी गृहस्थी के सुख दुख में लीन है। पुण्य रश्मि रथी में कुंती जो कर्ण की माँ है उसके वात्सल्य भाव का वर्णन किया है। वह कर्ण के लिए मरता है तब तक आंसू बहाती रहती है। वह हमारे समक्ष नारी की माता का प्रस्तुत उदाहरण है। क्या कहा है, जी करता है अपना पौरुष इज्जत इसे उड़ा दूं या कि जगा दूं, इसके भीतर भी उस लाल शिखा को आँखों में जिसके जलने से दिशा काँप जाएगी। और क्रांति का उद्घोष, उनकी कविताओं में क्रांति का उद्घोष है। दिनकर जी ने प्रगतिवादी कविताओं में प्रगतिवादी काव्य का वर्णन किया है। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए उनका रोष भी अभिव्यक्त हुआ है। सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कभी कभी वे क्रांति के स्वर भी मुखरित करने लगते हैं। रेणुका काव्य संग्रह में तांडव में वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बंद करने के लिए क्रांति का आह्वान करते हैं और शंकर से प्रार्थना करते हैं विषमता को दूर करे। जो गरीबी और अमीरी का अंतर है उसको दूर करने के लिए आह्वान करते हैं। और गांधीवादी और अहिंसावाद का समर्थन है जो दिनकर है। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा के अत्यधिक प्रभावित थे। भले ही वे शोषितों और दलितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हों, क्रांति के स्वर को भी मुखरित किया हो, लेकिन युद्ध की अपेक्षा शांति का समर्थन करते हैं। कुरुक्षेत्र नामक गीति काव्य में उन्होंने युद्ध और शांति की समस्या को उठाया, लेकिन अहिंसा का भी समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। युधिष्ठिर के माध्यम से अहिंसा का समर्थन करते हुए कहते हैं, जनता कहीं जो परिणाम महाभारत का तज बल छोड़ में मनोबल से लड़ता है। अगली है उनकी भाषा शैली। दिनकर जी की साहित्यिक सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया। सहजता, कोमलता, मधुरता उनके भाषा का उल्लेखनीय विशेषता है। और वे अपनी भाषा के लिए यदि संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कहीं कहीं उर्दू फारसी का भी प्रयोग करते दिखाई देते हैं। उनकी रचनाओं में छंदों का प्रयोग भावानुकूल है। ओज गुण की उनकी प्रधानता है। लाक्षणिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग किया है। अलंकार योजना सर्वत्र देखी जाती है। संक्षेप में दिनकर का काव्य और भाषा दोनों दृष्टि में उच्च कोटि का है। ये इसका कवि परिचय था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।